का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से ही आती है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ का आरंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी लेसन्स को पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे और उनके अभ्यास को यानी कि उनके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। कक्षा 6 के पाठ 1 कविता वो चुड़िया जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर बचपन के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया गया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लेकर जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है हमारी लेखिका कृष्णा सोपती जी। क्या कह रही हैं? मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि हो सकता है जिस समय तुम पढ़ रहे हो, मैं उस समय तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी की उम्र की भी, तुम्हारी बड़ी बुआ या मौसी की उम्र की भी हो सकती हूँ। और परिवार के जितने लोग हैं वो मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। सयाना यानी कि मैच्योरिटी, बड़ा बड़ा होना। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी कि 100 वर्ष, पिछले 100 वर्षों में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। क्या है? लेखिका कह रही हैं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, पहले मैं बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, जिसमें नीला था, पर्पल था, ग्रे यानी सुरमई था, काला था और ब्राउन था, चॉकलेटी कलर। मैं ऐसे कपड़े पहना करती थी। परंतु अब क्या मन करता है? अब मेरा मन करता है कि मैं सफ़ेद पहनूं। अब गहरे रंग ना पहनूं, अब मैं केवल हल्के रंग पहनूं। मैंने पिछले दशकों की तरह ही तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। क्या है? मैंने जब वर्ष जा चुके हैं उनमें तरह तरह की पोशाकें उन वर्षों की तरह ही पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। होती है ना बहुत सी चीज़ें जो हमारी बहुत ऑल टाइम फेवरेट होती हैं, तो वो हमेशा याद रहती हैं। तो उसी तरह से वो क्या कह रही हैं, बचपन की कुछ ऐसी ड्रेसेस थी, ऐसी फ्रॉकें थी जो मुझे आज भी याद हैं। वो उनके बारे में आगे बताती हैं। क्या कहती हैं? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल माने झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन चलन में थे। चलन यानी कि फैशन में थे। उन दिनों क्या थे? फ्रॉक होया करती थी और जो है उसकी फ्रॉक की जेब के ऊपर रुमाल होता था और बालों में क्या है? कलरफुल रिबन फैशन में थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर फर टंगी थी। फर या देखा होगा आपने, ऊन की होती है गरम कपड़ों के अंदर, उसे। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। उनके दो ट्यूनिक थे, वो उनको बहुत अच्छे से याद है। क्या था? एक तो उसमें चॉकलेटी रंग का था और उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर की जो कोटी थी वो लाइट पिंक कलर की थी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी और दूसरा क्या था? एक ग्रे था और उसके साथ अंदर सफ़ेद रंग की कोटी थी। आगे वो बताती हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। यानी कि सोचिए वो अपनी, उनकी याददाश्त कितनी तेज़ थी कि उन्हें अपने हर एक चीज़ कितने अच्छे से याद थी। ठीक है ना? बताती हैं, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? अपना एक रुमाल भी धोना पसंद नहीं करते, अपने हर एक कपड़े लाके अपनी मम्मी के हाथ में दे देते हैं। परंतु वो क्या बता रही हैं कि हमारे घर का ये रूल था कि हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वो किसी नौकर नौकरानी को भी नहीं दिए जा सकते थे।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। देखा होगा आप लोगों ने, जब पॉलिश करने के बाद उन्हें कपड़े से रगड़ो तो एकदम से कितनी शाइनिंग आ जाती है शूज़ के ऊपर। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से ही कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। टाइट शूज़ आ जाते हैं, उसको पहनने से छाले पड़ते थे। उसी को लेखिका कह रही हैं कि जब हमें नए शूज़ मिलते थे तो क्या है, उसी के साथ जो छाले होते थे उसका इलाज हम तुरंत शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते हैं अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। क्या कह रही हैं? लेखिका कह रही हैं कि अब हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, यानी कि जब उनके टाइम में और अब हमारे टाइम में बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर यानी कि शनिवार को। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। मतलब ये कंपलसरी था उन लोगों को, सैटरडे में ये पीना कंपलसरी था। तो कह रही हैं कि सुबह से ही हमारे नाक के अंदर उसकी स्मेल आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, उसे देखते ही मितली मितली यानी कि जी मचलाना, उल्टी आना होने लगती थी। उनके पीने के लिए ग्लास बने हुए थे, उसके ऊपर क्या है, निशान पड़े हुए थे कि मतलब इतना पीना ही पीना कंपलसरी है। तो उसको देखते ही उनका जी मचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पी पाते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कह रही है शनिवारी दवा किसे? कैस्टर ऑयल को। कह रही हैं अगर वो शनिवारी दवा अगर हम नहीं भी पीते तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ने वाला नहीं था, वो हमारी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यहाँ पर लेखिका क्या है, जनरेशन गैप के बारे में बात कर रही हैं। वो कह रही है कि मैं अब तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है और हमारी क्या है, इंटरेस्ट में भी बदलाव आ चुका है। आगे लेखिका कहती हैं, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब सभी के घरों में ग्रामोफोन भी नहीं थे। कुछ जो रईस लोग, ज़मींदार लोग थे, उनके घरों में ग्रामोफोन थे। परंतु क्या है, आज सबके घरों में रेडियो है, टेलीविज़न है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। हम जो बचपन में खाली कुल्फ़ी खाया करते थे, अब क्या है, नए नए फ्लेवर्स की आइसक्रीम आ गई हैं। कचौड़ी और समोसे अब पेटीज़ में बदल गए हैं। ठीक है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में हो गया। अब शरबत कौन देता है? किसी के यहाँ आप गेस्ट बन के जाएँ या आपके यहाँ गेस्ट आए तो फ़ौरन क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से उतरते और मॉल, यानी कि ऊपर जाते गिरजा मैदान आ जाता, फिर नीचे उतरते और फ़ौरन मॉल आ जाता। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। मन भावनी यानी कि बहुत अच्छी थी, मन को अच्छा लगने वाली थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। बच्चे होते हैं ना, फ़ौरन दुकान से ख़रीदी और खा ली। लेकिन क्या है, हमारी लेखिका कह रही है कि मैं कभी नहीं ख़रीदती थी, ख़रीदती थी और फ़ौरन नहीं खाती थी। मैं घर लाती थी और उसको अपने साइड टेबल पर, बेड की साइड टेबल पर रख देती थी। और जब रात का खाना से निमट के क्या है, उसको अपने बिस्तर में लेट के बहुत मज़े ले लेकर उस चॉकलेट का आनंद ले लेकर खाती थी।
शिमला में कौफल भी बहुत आ जाते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने हुए जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। ठीक है। चने जोर गरम और अनारदाना का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो अब तब भी नज़र आ जाती है कहीं ना कहीं। बस वगैरह में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो तो चने की पुड़िया आपको मिल जाएंगी। पुराने कागज़ों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। अभी भी आप लोग बस में, ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको इस तरह के क्या है, पुड़िया में चने देखने के लिए मिल जाएंगे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम इन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते बुरकवाते यानी कि डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। मतलब कोऑर्डिनेशन था दोनों में कि चना मुंह में जाता था, चना इतनी देर में ख़त्म होता, इतनी देर में चलते रहते थे, मतलब कोऑर्डिनेशन था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। आगे लेखिका जी बताती हैं, हमने जाने क्यों घोड़ों को कमतर कमतर यानी कि नीचा समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट यानी कि सेहतमंद और खूबसूरत हैं। चलिए उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की चोटियाँ, बजती दूर तो उनकी गूंज, क्या घंटियों की गूंज। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर पहले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट का को भी भीड़ से उभरता कोलाहल यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन और उसके सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब एक पूरा रेलवे स्टेशन का क्या है, मॉडल बना रखा था। शिमला कालका ट्रेन का पूरा मॉडल बना रखा था। वो सबसे ज़्यादा देखने लायक चीज़ थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, वो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। यानी कि इनकी जब आई साइड वीक हो गई थी तो वो जो ट्रेन के मॉडल वाली दुकान थी उसी के बराबर में एक चश्मे की दुकान थी और वहीं पर इनके आंखों के टेस्ट होकर वो चश्मा बना था। और वहाँ जो डॉक्टर थे वो क्या थे, अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा यानी कि कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। ये सलाह तो सभी बच्चों को देते हैं। अरे इतने छोटे बच्चे की चश्मा लग गया, लगता है आंखों में कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। मोबाइल दे, आज के बच्चों को क्या कहते हैं, मोबाइल देखा होगा इसलिए आंखों पे चश्मा लग गया। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब डॉक्टर ने उनको जो समझा दिया था कि तुम चश्मा पहनते रहो तो क्या है, नंबर तुम्हारे एडजस्ट हो जाएंगे और तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। वही क्या है जो भी कहता था उसको बता देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन यानी कि भरोसा दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता ही रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।
उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चश्मा आंखों पे लगता है उसका जिम्मेदार वो खुद थी, क्योंकि वो पढ़ाई का कार्य दिन की रोशनी को छोड़कर रात में क्या करती थी। और क्या है, साइड टेबल लैंप है, उसमें कितनी रोशनी होगी। तभी तो कहते हैं कि बच्चों को क्या है, पूर्ण रूप से रोशनी प्राप्त हो तब पढ़ना चाहिए, आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। और जो एक निर्धारित दूरी होती है किताब और कॉपी की, उसको बनाकर रखना चाहिए। मोबाइल और टीवी कम देखना चाहिए। तो क्या है, वो चश्मा लगने के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार बता रही है और कह रही है कि चश्मा तो मेरे आज भी लगा हुआ है और डॉक्टर साहब ने मेरे दिल बहलाने के लिए कहा था, बस क्या है, नंबर गिरता ही चला जा रहा है। यहाँ पर लेखिका कहती हैं, जब उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ना आरंभ किया। क्या कहा, उन्होंने, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो कह रहे थे कि आँख पर चश्मा लगाकर वो दूर तक का देखना चाह रही है, मगर उसको नहीं पता कि वो लड़की नहीं है, अब लंगूर की तरह लग रही है। मैं खींची झेप कर, पर मुझको यह दोहराया जा रहा है और शेर बुरा ना लगे। ठीक है, शेर इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि मुझको बुरा ना लगे और बार बार यही बात दोहराई जा रही है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मतलब वो इस असमंजस में थी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। बार बार चश्मे को लगा रही थी और उतार रही थी, पहन रही थी और अपने आप को निहार रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा फिर भी और मजाकिया भी। मतलब वो मैंने टोपा लगाया, वो देखकर कुछ अटपटा सा लग रहा था, मतलब कि कुछ अच्छा भी लग रहा था और कुछ मजाकिया भी लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी उतारा हुआ होता है चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब उनके चेहरे को उस चश्मे की आदत हो गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। यहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और यहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड है, यानी कि शिमला में क्या है, एक फैशन है कि वो रंग बिरंगी टोपियाँ, शिमला वाली टोपियाँ, हिमाचली टोपी जो होती हैं वो पहनना, और क्या है, दुपट्टों को ओढ़ना यहाँ के एक फैशन में शुमार है। तो इस तरह से लेखिका ने अपने बचपन का वर्णन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो का लिंक इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और आने वाली वीडियो हम कल शेयर करेंगे। इसके बाद आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें एक्सरसाइज को हल कराऊंगी। संस्मरण से मैंने चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी एक्सरसाइज इसलिए हल नहीं की है, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करिएगा, मैं आपको पूरी अलग से एक वीडियो बना कर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये बहुत मेहनत के साथ बनी है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।